हेलो एवरीवन, मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एग्ज़ाम सिलेक्शन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपनी बायोलॉजी की लाइव टेस्ट सीरीज पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी स्टॉप थी, किसी कारणवश में आउट ऑफ स्टेशन था तो अपन क्लास नहीं ले पाए थे, है ना। समय की भी कमी थी थोड़ी सी, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास या बात करूं कि बायोलॉजी का लाइव टेस्ट 9 स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज क्वेश्चन थोड़े रिवीजन टाइप के लेके आया हूँ, जो कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें से करवा भी दिए थे। तो पूरी क्लास को अटेंड करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। लगभग आज आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर से बता देता हूँ, ये कोई क्लास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी को जाँचने का एक तरीका है। ये एक लाइव टेस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, किस आयन के कारण राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ जुड़ती हैं। जवाब देना है, किस आयन के कारण राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ जुड़ती हैं। ए है मैग्नीशियम, बी है कैल्शियम, सी है कॉपर और डी है मैग्नीज। जिन बच्चों को लगता है कि सर ये प्रश्न आपने पहले करवा दिए थे, बिल्कुल करवा दिए थे, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें से नए भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप पूरी क्लास अटेंड कर सको, इसलिए मैंने इनको बीच बीच में ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है और अपनी तैयारी का आकलन करना है। बिल्कुल अब परीक्षा नज़दीक है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सोल्व करने हैं। यहाँ पर बच्चों ने राइट आंसर दिया है मैग्नीशियम। जिन बच्चों ने मैग्नीशियम राइट आंसर दिया है, बिल्कुल सभी का सही जवाब है। राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि एक अंकुरित हो रहे बीज में वसीय अम्लों का अपघटन इससे जुड़ा है। अब इनमें से बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पराक्सीसोम, बी है सूत्रकणिका, सी है प्रोप्लास्टिड और डी है आपका ग्लोऑक्सिसोम, ठीक है। इनमें से जवाब देना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा जो जिससे जुड़ता है वो, है ना। एक अंकुरित हो रहे बीज में वसीय अम्लों का अपघटन किस में होता है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, कमेंट करके बताना है। बिल्कुल यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर डी, कुछ बच्चे सी भी जवाब देते हैं, लेकिन राइट आंसर की बात करते हैं तो ग्लाइऑक्सिसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूत्रकणिका की बात करें तो ये कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस कहलाता है, ये आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, मध्य पटलिका, है ना, मिडिल लेमिला भी बोलते हैं जिसको, मध्य पटलिका मुख्यतः बनी होती है। ये आपके नीट के एग्ज़ाम में और एक आपके जेट के एग्ज़ाम में, जेट के एग्ज़ाम में कम से कम ये आपके 3 बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है। ए है आपका पॉलीसेकेराइड, बी है हेमीसेल्यूलोज, सी है मुरेमिक अम्ल और डी है कैल्शियम पैक्टेट। कोशिका के अंदर आप लोगों को पता है मध्य पटलिका की बात कर रहे हैं अपन, या मिडिल लेमिला की बात कर रहे हैं अपन। बिल्कुल यहाँ पर बच्चे इसका कमेंट करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर सी, कुछ बच्चे डी जवाब देते हैं, लेकिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। कहीं कहीं मेंशन किया है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, लेकिन कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, मुख्य रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के पितामह कौन है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के पितामह कौन है। ए है स्टीवर्ट लीन, बी है स्टैनले कोहेन, ऑप्शन नंबर सी है आपका पॉल बर्ग और डी है कैरी मुलिक्स। जवाब देना है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के पितामह कौन हो जाएंगे, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात भी कर सकते हैं अपन। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पॉल बर्ग। जिन बच्चों ने पॉल बर्ग जवाब दिया है सभी का सही जवाब है। कैरी मुलिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल किया था, ठीक है। पीसीआर तकनीक जो है उसका इन्वेंशन इन्होंने ही किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक चाकू, रासायनिक चाकू से अभिप्राय है। ए है पॉलीमरेज, बी है एंडोन्यूक्लियस, सी है राइबोन्यूक्लियस और डी है सेलुलेजेस, है ना। जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा, रासायनिक चाकू। केमिकल नाइफ भी बोलते हैं बेटा इसको, ध्यान रखना, वहाँ पर आपको केमिकल नाइफ भी पूछ सकता है ना, क्योंकि वर्ड जो है वो परिवर्तित करके दे देता है कभी कभी। बिल्कुल यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं रासायनिक चाकू, या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बेटा यहाँ पर रासायनिक चाकू का जवाब देना है। हाँ, बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं बेटा नहीं, बिल्कुल ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ पर बच्चे कुछ जवाब मांग रहे थे। यहाँ पर राइट आंसर की बात करता हूँ तो एंडोन्यूक्लियस जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 6, टमाटर की फ्लेवर सावर। आप लोगों को पता है फ्लेवर सावर टमाटर की किस्म है जेनेटिकली मॉडिफाई, तो उसके बारे में पूछा गया है कि अन्य किस्मों की तुलना में अधिक समय तक खराब नहीं होती है। इसके पीछे का कारण बताना है। यह पॉलीग्लाइकोजेनेस की अधिक मात्रा होना, बी है पॉलीग्लाइकोजेनेस की कम मात्रा होना, सी है विटामिन ए की अधिक मात्रा और डी है
पीड़क प्रतिरोधी किस्म, है ना। जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। ये भी आपके बायोलॉजी सेक्शन के अंदर जेट एग्जाम में पूछा गया सवाल है बेटा, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है ना। यहाँ पर बात करते हैं टमाटर की फ्लेवर सावर किस्म के बारे में। तो टमाटर की फ्लेवर सावर किस्म जो है बिल्कुल उसके अंदर क्या होता है, पॉलीग्लाइकोलाइट्स जो है उसकी मात्रा कम होती है। क्या होती है, उसकी मात्रा कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी संभव हो पाई है किसके कारण। ए है क्योंकि डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटा जा सकता है। बी है आपके डीएनए के साथ जीवाणु क्रियाकलाप। सी है डीएनए रेप्लिकेशन और डी है कोई नहीं। जवाब देना है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी संभव हो पाई है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कमेंट करके बताना है आप लोगों को। बिल्कुल बेटा, सभी की तैयारी अच्छी है, कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपका परीक्षा भी आने वाली है, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं कह देता हूँ, ठीक शाम को 5 बजे एग्रीकल्चर की 100 प्रश्न 1 घंटे में मैं सोल्व करवाता हूँ। और बायोलॉजी के भी अब मैं हो सकता है 2-3 दिनों बाद में 100 प्रश्न आपको 1 घंटे में सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर दिया है बच्चों ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर पूछा गया है मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि बताना है। हालांकि मैं ये पहले करवा चुका हूँ आप लोगों को। कौन सी हो जाएगी छोटी अस्थि जो है वो हो जाएगी आपके स्टेपीज, है ना। और यहाँ पर बात करते हैं मेलियस, कर्ण अस्थि मेलियस जो है वो हथौड़ी के आकार की होती है, ये भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। सबसे बड़ी की बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। कौन सी होती है, फीमर, यानी कि जो आपकी जांघ होती है, जांघ की हड्डी फीमर जो है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें इनकस जो है ये भी आपके कान की हड्डी होती है। कान की हड्डियाँ 3 होती हैं, एक होती है स्टेपीज, दूसरी होती है मेलियस और तीसरी होती है इनकस। तीनों को ध्यान रखना है बेटा। अगला दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है कि रसारोहण का सहसंजन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ए है डिक्सन और जोली, बी है प्रिस्टले, सी है मूलर और डी है कोई नहीं, है ना। रसारोहण का सहसंजन सिद्धांत, जवाब देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर बच्चों को जवाब देना है बेटा, ए बी सी या डी। यहाँ अगर राइट आंसर की बात करें, रसारोहण का सहसंजन सिद्धांत डिक्सन और जोली ने दिया था। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबका सही जवाब है बेटा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका की विभिन्न क्रियाओं का मुख्य स्रोत बताना है, मुख्य क्षेत्र बताना है, यानी कि कोशिका की जितनी भी क्रियाएं हैं वो कहाँ पर होती हैं। ए है आपका केंद्रक में, बी है प्लाज्मा झिल्ली, सी है गोल्जी काय और डी है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव की बात करते हैं तो इसको साइटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, राइट आंसर की बात करते हैं कोशिका की विभिन्न क्रियाओं का मुख्य क्षेत्र। बिल्कुल जिन बच्चों ने कोशिका द्रव जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोशिका द्रव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका में पाया जाने वाला प्रोटीन तंतुओं द्वारा निर्मित विस्तृत जाल जो कोशिका की आकृति बनाए रखने में सहायक होता है। कोशिका में पाया जाने वाला प्रोटीन तंतुओं द्वारा निर्मित विस्तृत जाल जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है क्या कहलाता है। ए है आपका थाइलेकोइड, बी है आपका ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या होती है, एक तो होती है आपकी खुरदरी यानी कि रफ और एक होती है आपकी स्मूथ यानी कि मुलायम, है ना, 2 प्रकार की होती है। सी है आपका प्लाज्मा लीमा और डी है कंकालीय संरचना, है ना। कोशिका में पाए जाने वाला प्रोटीन तंतुओं द्वारा निर्मित विस्तृत जाल क्या कहलाएगा। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सबका सही जवाब है। कंकालीय संरचना किसके द्वारा बनाई, कंकालीय संरचना के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। कंकालीय संरचना के द्वारा कोशिका की आकृति को बनाया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण कहाँ पर होता है। पेप्टाइड संश्लेषण का जवाब देना है। ए है हरित लवक, बी है क्रोमोप्लास्ट, सी है राइबोसोम और डी है केंद्रक। कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण कहाँ पर होता है। कल जो मैं प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आऊँगा बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और बाकी अगर मैं 50 तो नहीं 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और बाकी कल की जो क्लास है, कल से जितने भी प्रश्न लेके आऊँगा लगभग सारे मोस्टली रिपीटेटिव प्रश्न लेके आऊँगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया है अभी तक भी तो ज्वाइन कर लीजिए। ये नंबर मैं बार बार लिख देता हूँ यहाँ पर, लिंक जो है लिंक मैंने यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर दिया है, वहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है, जो बच्चे यहाँ पर कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण की बात करते हैं, राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, राइबोसोम। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय संश्लेषण कहाँ पर होता है। ए है लायन काय, बी है केंद्रिका, सी है केंद्रक द्रव और डी है राइबोसोम। जवाब देना है कहाँ पर होगा बेटा इसका राइट आंसर।
यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय संश्लेषण केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियोलस के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो वहाँ पर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है कि सूत्रकणिका में प्रोटॉन एकत्रित होते हैं। सूत्रकणिका में प्रोटॉन एकत्रित होते हैं अधात्री में, बाह्य झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली या अंतराझिल्ली अवकाश। जवाब देना है सूत्रकणिका, जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाने जाते हैं, कोशिका का शक्तिगृह। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसको नाम दिया था सी बेंडा ने, है ना, सी बेंडा ने इसको नाम दिया था। इसको कीटों की रेखीय, पक्षियों की रेखीय पेशियों के अंदर खोजा गया था कोलिकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा। यहाँ पर बात करते हैं सूत्रकणिका की, तो सूत्रकणिका जो है इसकी बात करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा अंतराझिल्ली अवकाश, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा रोग मादा मच्छर के काटने से होता है। कौन सा रोग मादा मच्छर के काटने से होता है। ए है अमीबियासिस, बी है टाइफाइड, सी है न्यूमोनिया और डी है फ्लेरेसिस। जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा रोग मादा मच्छर के काटने से होता है। मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाएगा बेटा, ए बी सी या डी। बिल्कुल यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं मादा मच्छर के काटने से फ्लेरेसिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया है। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी निम्न में से के द्वारा संचारित होता है। छींक के द्वारा, मादा मच्छर के द्वारा, खांसना या रक्त आदान करना। हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी निम्न के द्वारा संचारित होता है। निम्न में से किसके द्वारा संचारित होता है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग है। रक्त को अगर जो रक्त है, रक्त को अपन एक्सचेंज करते हैं स्वस्थ मनुष्य के, अगर जो रक्त होता है वो संक्रमित व्यक्ति का जो रक्त होता है वो स्वस्थ मनुष्य के अगर लगा दिया जाता है या चढ़ा दिया जाता है, जो भी आप समझ रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस रोग उसको भी हो जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, जिसमें क्या होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला दिया है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ए है स्टीफन फ्लेमिंग, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है इयान विल्मुट और डी है कैरीमोलिस। कैरीमोलिस के बारे में मैं बता चुका हूँ बेटा, बार बार पूछा जाता है। पीसीआर चेन रिएक्शन दिया था। इयान विल्मुट जो थे उन्होंने डोली भेड़ का इन्वेंशन किया था। इन्वेंशन या अपन कह सकते हैं प्रथम क्लोन भेड़ उन्होंने बनाई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने क्या किया था, बिल्कुल उन्होंने ही सबसे पहले कवक के द्वारा, पेनिसिलिन नोटेटम कवक के द्वारा इसको अलग किया था, जो आज हमें बहुत सारी दवाइयों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये लगभग 10 से 12 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 दी गई है, फंजाई और उच्च पादप। फंजाई और उच्च पादप जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध। ए है लाइकेन, बी है माइकोराइजा, सी है जैव उर्वरक और डी है जैव नियंत्रण। जवाब देना है फंजाई और उच्च पादप जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। सहजीवी संबंध का जवाब देना है लाइकेन हो जाएगा, माइकोराइजा, जैव उर्वरक या जैव नियंत्रण। बिल्कुल बच्चे जवाब देते हैं सर फंजाई और उच्च पादप जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। ठीक है, माइकोराइजा जो है फास्फोरस का संश्लेषण करता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 19, रक्त। अब रक्त के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। रक्त एक प्रकार का है, कोशिका है, उत्तक है, अंग है या तरल है ना। रक्त का जवाब देना है रक्त एक प्रकार का क्या है। बिल्कुल सबको पता है रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। तो जिन बच्चों ने बी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर रक्त का पीएच कितना होता है। जवाब देना है रक्त का पीएच। ए है आपका 3.4, बी है 5.4, सी है 7.4 और डी है 7.9। रक्त का पीएच बताना है आप लोगों को, रक्त का पीएच कितना होता है, ए बी सी या डी। बिल्कुल रक्त का पीएच, बिल्कुल रक्त की अगर बात करें तो रक्त का पीएच कितना हो जाएगा 7.4, यानी कि हल्का सा क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। ए है हिस्टोलॉजी, बी है हेमेटोलॉजी, सी है कैरियोलॉजी और डी है साइटोलॉजी। रक्त का अध्ययन है ना, इस प्रकार का प्रश्न भी आपके 1 से 2 प्रश्न इस प्रकार के हमेशा पूछे जाते हैं। तो जवाब देना है रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। बिल्कुल रक्त के अध्ययन की बात करें तो हीमेटोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टोलॉजी की बात करूँ तो उत्तक का अध्ययन जो क्या है
वो क्या कहलाएगा, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कैरियोलॉजी की बात करूँ तो केंद्रक का अध्ययन हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना है। और साइटोलॉजी की बात करूँ तो कोशिका का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का अध्ययन हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22, मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है हृदय में, अस्थि मज्जा में, यकृत में या मस्तिष्क में। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, जवाब देना है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण बिल्कुल सबको पता है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पंपिंग का कार्य कौन करता है, हृदय करता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 23, एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके शरीर भार की कितने प्रतिशत होती है। ए है 3%, बी है 5%, सी है 7% और डी है 11%। कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। रक्त यानी कि खून या ब्लड कह लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पर रक्त की बात करते हैं तो सामान्य मनुष्य में रक्त की लगभग 7% मात्रा पाई जाती है। ठीक है, शरीर भार की 7%। दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कि रक्त का शुद्धिकरण रक्त के किस अंग के द्वारा किया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग के द्वारा किया जाता है। ए है फेफड़ा, बी है हृदय, सी है वृक्क और डी है यकृत। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा किया जाता है, बताना है बेटा, ए, बी, सी या डी। रक्त के शुद्धिकरण की अगर बात करें तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। जो बच्चे यहाँ पर लिखते हैं रक्त का शुद्धिकरण का राइट आंसर हृदय, बेटा हृदय नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, है ना। यानी कि जो किडनी होती है वो रक्त का शुद्धिकरण करती है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 25, दिया है यहाँ पर रक्त में प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है। आप लोगों को पता है रक्त जो है उसमें क्या क्या होता है, एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है आपका कणिकाएँ। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 45%, 35%, 55% या 85%। तो यहाँ पर रक्त में प्लाज्मा की मात्रा की अगर बात करें तो जो बच्चे लिखते हैं रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55%, बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब हो जाएगा। रक्त के अंदर प्लाज्मा जो है वो लगभग कितने % होता है, बिल्कुल जिन बच्चों ने लिखा है 55%, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा फिर होती है आपकी RBC, फिर होती है आपकी WBC और फिर होती है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, प्लाज्मा में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। ए है प्रोटीन, बी है पानी, सी है ऑक्सीजन और डी है कोई नहीं। प्लाज्मा में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी कमेंट करके बताना है आप लोगों को। बिल्कुल, यहाँ पर बात करते हैं अपन, सभी बच्चों ने इसका जवाब दिया है सर पानी पानी हो गई। 26 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में तो देखते ही क्या हो गया बेटा, पानी पानी हो गया, है ना। तो 90% के समथिंग क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। प्रोटीन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लगभग 7% के समथिंग क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 7% के समथिंग आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सभी की तैयारी अच्छी है बेटा। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजन बाहर निकल जाता है तो शेष क्या बचता है। ए है कार्पल्स और बी है सीरम, सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, है ना। जवाब देना है प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन बाहर निकल जाता है तो शेष कौन सा भाग बचता है, कमेंट करके जवाब देना है, ए, बी, सी या डी। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा बेटा। सबसे बाद में क्या बचता है, सीरम बचता है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 28, फाइब्रिनोजन का मुख्य कार्य बताना है। फाइब्रिनोजन का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा। ए है रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का परिवहन, रक्त का संचालन और रक्त का थक्का जमाना। चलिए आगे बात करते हैं अपन राइट आंसर की। फाइब्रिनोजन की बात करें तो फाइब्रिनोजन जो है मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है, बिल्कुल बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है कि सर फाइब्रिनोजन जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तुम सभी लोगों की तैयारी अच्छी है, आपसे पूछ सकता है वो। थक्का जमाना बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त का या RBC का कब्रिस्तान कहलाता है ना। RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स। जवाब देना है, ए है अस्थि मज्जा, बी है यकृत, सी है प्लीहा और डी है हृदय। हृदय जिसे अपन दिल के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे इसे हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हृदय, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं,
आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहलाएगा, प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया है, एरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स किसे कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स का जवाब देना है बेटा, बिल्कुल एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो किसे कहते हैं, जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है कि सर एरिथ्रोसाइट्स दैट मीन आरबीसी, बिल्कुल आरबीसी जो है उसे ही एरिथ्रोसाइट्स और उसी को अपन रक्ताणु के नाम से जानते हैं ना, रक्ताणु के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 31, आरबीसी का जीवन काल। हालांकि बेसिक क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन भी बच्चों को कम आते हैं, हालांकि तुम्हारी सभी की तैयारी बहुत अच्छी है। यहाँ पर बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना हो जाएगा, बच्चों ने यहाँ पर लिखा है सर 120 दिन होता है, बिल्कुल 120 दिन होता है और 120 दिन के बाद में ये प्लीहा में जाकर क्या हो जाती है, प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान या डेड सेल हाउस भी बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, किस जीव की आरबीसी में केंद्रक होता है, ऊँट के अंदर, लामा के अंदर, एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है मानव। यहाँ पर ऊँट और लामा की बात करूँ तो ये क्या हो जाएंगे, स्यूडोरोमन्थी या स्यूडोरोमिनेंट, स्यूडोरोमिनेंट एनिमल है, या आप एनिमल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में पढ़ते होंगे। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं आरबीसी में केंद्रक की, तो जो बच्चे जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सबका सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ए है लाल, रक्त को लाल करना, बी है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना, सी है रक्त का थक्का जमाना और डी है कोई नहीं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य बताना है, क्या होगा बेटा, ए, बी, सी या डी। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य, बिल्कुल यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 35, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, ए है आपका लोहा, बी है बोरोन, सी है सल्फर और डी है कॉपर। जवाब देना है ए, बी, सी या डी। फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे बाद में इस क्लास को देख रहे हैं, रोज़ाना ठीक 9 बजे बायोलॉजी की, शाम को 9 बजे बायोलॉजी की और ठीक 5 बजे एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन 1 घंटे में मैं सोल्व करवाता हूँ, तो उन दोनों का हिस्सा बन सकते हो, दोनों की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में मैंने और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप उसको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगला यहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 35, थैलीसीमिया रोग का लक्षण, थैलीसीमिया रोग का लक्षण है आरबीसी का अधिक निर्माण, आरबीसी का कम निर्माण, डब्ल्यूबीसी का कम निर्माण या वेबसा का अधिक निर्माण, है ना। जवाब देना है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन आपको राइट आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर दिया है थैलीसीमिया जो होता है, थैलीसीमिया में क्या होता है बेटा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, जो आरबीसी है उसका निर्माण या तो कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है, कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। और इसी रोग को अपन किस नाम से जानते हैं, थैलीसीमिया रोग के नाम से जानते हैं, है ना। तो आज बच्चों की संख्या बेटा थोड़ी कम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कल करवाऊंगा मैं आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ लाइव सेशन अच्छा लगा होगा। और अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है, आज का जो प्रश्न है उसकी बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, जो वनस्पति विज्ञान है उसके जनक कौन है ना, वनस्पति विज्ञान है उसके जनक कौन है, ये कमेंट करके बताना है। जो कमेंट यहाँ पर लाइव चैट बॉक्स में करेगा उसके कमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मुझे अभी मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में करोगे तो बिल्कुल आपको शाउट आउट भी मिलेगा और आपको इसका रिप्लाई भी मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी ठीक 9:15 बजे। बायोलॉजी के बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।